वेलकम टू रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है अपोप्टोसिस। देखिए, अपन ने जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी की मॉर्फोलॉजी की बात करी थी तो अपन ने बात करी थी कि एक तो इसमें नेक्रोसिस आता है, एक इसमें अपोप्टोसिस आता है। नेक्रोसिस अपन पढ़ चुके हैं और नेक्रोसिस की वजह से वापस से गैंग्रीन और कैल्सिफिकेशन होता है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वाले लेक्चर्स नहीं देखे, पहले ये वाले लेक्चर्स देखिएगा, फिर आप अपोप्टोसिस की बात करेंगे। देखिए, अपोप्टोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और वरना शॉर्ट नोट तो इस पे आता ही है। और वैसे भी अपन देखें तो अपोप्टोसिस अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा होगा, लेकिन आप इसको लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अपोप्टोसिस समझ आ जाएगा। देखिए, आज के लेक्चर में अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं, तो अपन अपोप्टोसिस के डेफिनेशन देखेंगे। अपोप्टोसिस के डेफिनेशन के बाद में बायोलॉजिकल प्रोसेस में अपोप्टोसिस के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे अपन फिजियोलॉजिकल अपोप्टोसिस की भी बात करेंगे, तो पैथोलॉजिकल अपोप्टोसिस की भी बात करेंगे। फिर अपन एबनॉर्मल अपोप्टोसिस की बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे कि सेल्स की क्या क्या मॉर्फोलॉजी हो सकती है अपोप्टोसिस की वजह से। फिर अपोप्टोसिस होता कैसे है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की बात करेंगे, जिसमें टोटल 5 स्टेप्स आते हैं और उसके अंदर एक अपन इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ेंगे तो एक अपन एक्सट्रिंसिक पाथवे पढ़ेंगे। और लास्ट में अपन ये देखेंगे कि अपोप्टोसिस वर्सेस नेक्रोसिस के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। और फिर अपन पायरोप्टोसिस, नेक्रोप्टोसिस और फेरोप्टोसिस, जो कि वेरिएंट्स होते हैं अपोप्टोसिस के, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, तो अब अपन ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपोप्टोसिस है क्या चीज़, उससे पहले अपन बात करते हैं नेक्रोसिस की। नेक्रोसिस में अपन ने कहा था कि ये हमेशा पैथोलॉजिकल कंडीशन में ही होगा, यानी कि कभी भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में नेक्रोसिस नहीं होने वाला है, एबनॉर्मल कंडीशन में ही नेक्रोसिस होगा। और इससे हो क्या रही है, सेल डेथ हो रही है। लेकिन देखिए, सेल की डेथ तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अपनी बॉडी के अंदर कई सेल्स जो होती है वो नई बनती है, तो कई पुरानी सेल्स जो होती है उनकी डेथ हो जाती है। अब नेक्रोसिस अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन में हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में फिर सेल डेथ कैसे हो रही है, कि भाई नॉर्मल कंडीशन के अंदर सेल डेथ कैसे हो रही होगी, कौन से मैकेनिज्म से हो रही होगी। बिल्कुल, वो आपके अपोप्टोसिस से हो रही होगी। कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में नॉर्मली जो सेल डेथ देखने को मिलती है वो अपोप्टोसिस की वजह से देखने को मिलती है। यानी कि अपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी होता है तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी होता है। इतना सा अपने को समझ आया। अब देखिए, डेफिनेशन क्या है अपोप्टोसिस की, तो ये कोऑर्डिनेटेड और जेनेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ होती है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आपको याद होनी चाहिए कि जो अपोप्टोसिस है वो कोऑर्डिनेटेड और जेनेटिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ होगी। और इसके अंदर इंट्रिंसिक एंजाइम्स जो होंगे वो अनवांटेड होस्ट सेल्स को, यानी कि जो सेल्स खराब हो चुकी है, जो सेल्स है ना काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी है, या वो सेल्स जो कंप्लीटली डैमेज हो चुकी है, उन्हें आपके इंट्रिंसिक एंजाइम्स रिमूव कर देंगे। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड वे में होगा और जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होगा, यानी कि आपके जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होगा। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट जो है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन और कोलेट्रल टिश्यू डैमेज अपोप्टोसिस में नहीं होगा। नेक्रोसिस के अंदर आपके इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलता है और कोलेट्रल टिश्यू डैमेज भी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर किसी पार्ट के अंदर आपके नेक्रोसिस हुआ है तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी होगा और इसके आसपास वाला जो एरिया होगा टिश्यू का, उसमें भी आपको डैमेज देखने को मिलेगा। बट ऐसा आपके अपोप्टोसिस में नहीं होगा। अगर एक सेल रिमूव हो रही है ना, तो वो एक ही सेल रिमूव होगी, उसके पास वाली सेल को डैमेज नहीं होगा और साथ में कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं देखने को मिलेगा। अब देखिए, अपोप्टोसिस जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस में बात करें तो अपन ने पहले ही कहा कि ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी हो सकता है तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में वही बात है कि ये बॉडी के लिए ज़रूरी है, ये बॉडी के लिए यूज़फुल है, नॉर्मल कंडीशंस में होगा। तो वो कब कब हो सकता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो अपने को पता होने चाहिए। एक एग्जाम्पल आ रहा है कि आपके जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम पे जब टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनते हैं, तो वही बात है कि कई सेल्स जो होती है पुरानी, उनकी डेथ होती है, नई सेल्स बनती है और वो नई सेल्स मिलकर आपस में टिश्यू बना रही होती है और टिश्यू से फिर अपन देखें तो ऑर्गन्स बना रही होती है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे आपको अपोप्टोसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यूज होते हैं, जैसे कि फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रोसेस होता है, जहाँ पे एंडोमेट्रियल शेडिंग होती है, जहाँ पे सेल की डेथ हो रही है,
और वो एंडोमेट्रियल शेडिंग हो रही है, एंडोमेट्रियल की लाइनिंग का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलती है। वो भी एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक फिजियोलॉजिकल इन्वोल्यूशन आपके सेल्स का हो रहा है हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यूज में, जो कि अपोप्टोसिस वहां पे भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपके जो इमेच्योर बी और टी सेल्स होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनका भी आपके लॉस होगा थाइमस के अंदर या बोन मैरो के अंदर बाय द क्लोनल डिलीशन एंड साइटोटॉक्सिसिटी। कुल मिला के जब बी और टी सेल्स का मैचुरेशन हो रहा होगा, उस टाइम पे भी आपके कई पुराने बी और टी सेल्स जो है उनका लॉस होगा, और वो लॉस किस वजह से हो रहा होगा? अपोप्टोसिस से हो रहा होगा। और ये क्या बॉडी के लिए हार्मफुल है? बिल्कुल नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बॉडी के लिए ये ज़रूरी है। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ पे नॉर्मली आपके अपोप्टोसिस होगा और वो बॉडी के लिए ज़रूरी है, जिसमें 3 एग्जाम्पल अभी अपन ने देखे। इसके बाद देखिए पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में अपोप्टोसिस जो है उसमें होस्ट सेल डीएनए को डैमेज हो सकता है, कुछ एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वायरल हेपेटाइटिस के केस में आपके काउंसिलमेन बॉडीज देखने को मिलती है। और ये काउंसिलमेन बॉडीज किस वजह से देखने को मिल रही है? क्योंकि वायरल हेपेटाइटिस के अंदर अपोप्टोसिस होता है, ये याद रखना है। कई बार वाइवा के अंदर या 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर फिलअप एमसीक्यू में पूछा जाता है कि काउंसिलमेन बॉडीज होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, तो अपन कहेंगे वायरल हेपेटाइटिस में देखने को मिलते हैं। और किस वजह से देखने को मिलते हैं? तो अपोप्टोसिस की वजह से देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये तो अपन ने बात करी कि भाई बायोलॉजिकल प्रोसेस में आपके अपोप्टोसिस हुआ। अब अपन बात करेंगे कि भाई पैथोलॉजिकल अपोप्टोसिस तो हो रहा है, यानी कि आपके एबनॉर्मल अपोप्टोसिस तो हो रहा है, और वो कभी हो रहा है? यानी कि उसमें 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। अपोप्टोसिस जो है वो अपने को पता है कि इससे क्या हो रही है? सेल की डेथ हो रही है, और ये बॉडी के लिए काफ़ी हद तक ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी के अंदर कई सेल्स की डेथ होती है और कई नए सेल्स बनते हैं। अब देखिए 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो ये अपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल से कम होने लगे। अगर नॉर्मल से कम होने लगेगा तो सेल डेथ जो है वो कम होने लगेगी और सेल का जो सर्वाइवल है वो बढ़ जाएगा। लेकिन एक है कि अपोप्टोसिस नॉर्मल से ज़्यादा होने लगे। अगर अपोप्टोसिस नॉर्मल से ज़्यादा होने लगेगा तो सेल डेथ ज़्यादा होने लगेगी और सेल का जो सर्वाइवल है वो आपके क्या होगा? कम हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन बॉडी के लिए तो हार्मफुल है। यही अपन समझ रहे हैं एबनॉर्मल अपोप्टोसिस में एक कंडीशन आ रही है कि डिफेक्टिव अपोप्टोसिस हो, यानी कि अपोप्टोसिस जो है वो ज़रूरत से क्या हो? कम हो जाए, जिसकी वजह से सेल का सर्वाइवल बढ़ जाएगा। इसके 2 एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल जब अपन न्यूप्लेसिया के चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। एक बार के लिए आप इतना सा समझिए कि एक TP53 नाम का जीन होता है, और इससे अपन एक तरीके का ये ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। ट्यूमर के अंदर अपने को पता है कि सेल्स का क्या होता है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगता है। तो उस अनकंट्रोल्ड डिवीजन को जनरली रोक के कौन रखता है? आपके TP53 जीन एक होता है जो रोक के रखता है। लेकिन अगर इसे TP53 जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो उस वजह से क्या होगा कि जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन सेल का हो रहा था, जो सेल डेथ करवा रहा था, जिसे कंट्रोल कर रहा था कौन? TP53 जीन। और कैसे कंट्रोल कर रहा था? अपोप्टोसिस करवा के, कि भाई सेल्स की डेथ करवा रहे हैं ताकि नई सेल्स बने और अनकंट्रोल्ड डिवीजन ना हो सेल्स का। अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो अब अपोप्टोसिस कम होगा, तो सेल्स का अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगेगा और सेल का सर्वाइवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कैंसर्स हो जाते। एक एग्जाम्पल तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि भाई डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स अपने को देखने को मिल सकते हैं कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस के अंदर। वहां पे भी आपके अपोप्टोसिस या तो होता ही नहीं है या बहुत कम हो जाता है, और उसकी वजह से भी सेल का सर्वाइवल बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर अपोप्टोसिस ज़्यादा हो जाए, कुछ ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से सेल डेथ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, जैसा कि एक्यूट MI के केस में देखने को मिलेगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर देखने को मिलता है, एल्जाइमर्स या पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर भी अपने को यही देखने को मिल रहा है कि सेल डेथ बहुत ज़्यादा होने लगेगी, सेल्स जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ख़त्म होने लगेगी, और ज़रूरत से ज़्यादा ख़त्म होने लगेगी। इस वजह से आपके ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है, एल्जाइमर्स के अंदर आपकी मेमोरी लॉस होने लगता है, पार्किंसंस डिजीज जो होता है उसके अंदर भी आपके क्या होगा? ब्रेन की फंक्शनिंग अफेक्ट होने लगेगी। क्यों? क्योंकि सेल डेथ बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर रहे हैं अपोप्टोसिस की वजह से मॉर्फोलॉजी क्या होगी, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो देखिए अपोप्टोसिस जो होता है उसके अंदर सिंगल सेल का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ सेल, छोटे मोटे ग्रुप का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। नेक्रोसिस के केस में जनरली ग्रुप ऑफ सेल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, बट आपके अपोप्टोसिस सिंगल सेल में भी हो सकता है, तो स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ सेल में भी हो सकता है। और इतना अच्छे से प्रोग्राम्ड ये सेल डेथ होगी कि अगर एक सेल मर रही है ना तो इसके पास वाली सेल अफेक्ट भी नहीं होगी, ना तो उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, ना ही कोई कोलेट्रल टिश्यू डैमेज होगा। अब देखिए कि जो अपोप्टोटिक सेल्स होती है
वो सेल्स कैसी दिखती है, राउंड टू ओवल श्रंकन मासेज होती है। श्रंकन टर्म इंपॉर्टेंट है कि जो सेल है वो नॉर्मल से अपन देखें तो छोटी हो जाएगी अपोप्टोसिस के केस में। नेक्रोसिस के केस में सेल की स्वेलिंग होती है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल जो होगी श्रंकन हो जाएगी और उनके अंदर इंटेंसली इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, यानी कि अपन इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो डार्क पिंक कलर का अपने को नजर आएगा। मोर इयोसिनोफिलिक का मतलब ही है। और ऐसे सेल्स को अपन क्या कहते हैं, ममीफाइड सेल्स कहते हैं। ये याद रखना कि अपोप्टोटिक सेल्स जो होती है उन्हें ममीफाइड सेल्स कहा जाता है। एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि अपोप्टोटिक बॉडीज अपने को स्क्वेमस सेल्स के लेयर्स में देखने को मिल रही है। ये वाला आप एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि काफ़ी ज़्यादा पिंक कलर, क्या कह रहे हैं, मतलब इंटेंसली इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है और श्रंकन सेल्स आपको देखने को मिल रही है, राउंड टू ओवल शेप की है। ठीक है, इसके अलावा एक तो आपको क्या होगा, सिंगल सेल या स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ सेल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अपोप्टोटिक सेल्स कैसे होंगे उसकी अपन ने बात करी। तीसरा अपन कह रहे हैं कि पिक्नोसिस। पिक्नोसिस मतलब अपन कह रहे हैं कि न्यूक्लियर कंडेंसेशन अपने को देखने को मिल सकता है अपोप्टोसिस के अंदर। चौथा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ब्लैब्स या प्रोजेक्शन जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं कि भाई सेल मेम्ब्रेन अगर ऐसी थी तो कुछ आपके ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले हुए हो सकते हैं, इन्हें अपन ब्लैब्स या प्रोजेक्शंस कहते हैं। इसके अलावा ये जो अपोप्टोटिक बॉडीज अपन ने बोली, ये होते क्या है कि अपोप्टोटिक बॉडीज ऐसी सेल्स होगी जिनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स तो प्रेजेंट होगा बट न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस होगा ही नहीं तो जो भी चीज़ें कंट्रोल करनी थी सेल की वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी, सिर्फ सेल ऑर्गेनल्स इनके अंदर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन नहीं होता है अपोप्टोसिस में, अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और लास्ट में क्या होगा कि जब पूरा का पूरा अपोप्टोसिस हो जाता है, ये समझिए कि एक सेल थी, इस सेल की डेथ करानी है तो पहले अपन देखें कि ये श्रंक कर गई, न्यूक्लियर कंडेंसेशन हो गया, सारी चीज़ पूरा मैकेनिज्म अभी अपन समझेंगे। बस आप इतना सा समझिए कि फाइनली इस सेल की डेथ हो गई तो अब ये कुछ कुछ टुकड़े पड़े कि भाई जो खत्म होना था वो तो हो गया, अब बची हुई चीज़ें पड़ी, इन सबका फैगोसाइटोसिस होगा, ये पूरे का फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। वो फैगोसाइटोसिस कौन करता है, मैक्रोफेजेस करते हैं, यानी कि जो आपके डेड सेल्स है उसका रिमूवल करने के लिए मैक्रोफेजेस आएंगे। ये 7 चीज़ें अपन ने मॉर्फोलॉजी में समझी। अब अपन पूरा जब मैकेनिज्म समझेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि अगर अपोप्टोटिक सेल्स है तो उसका अपन आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे और उसको काउंट कैसे करेंगे कि ये इतने ये वाली सेल जो है अपोप्टोटिक सेल्स है और इतनी सेल्स जो है वो अपोप्टोटिक सेल्स है, वो अपन कैसे काउंट कर सकते हैं। तो इसके 4 आपको टेक्निक्स दे रखी है। एक तो आपके हिमेटॉक्सिलिन और हिमेटॉक्सिलिन और फ्यूल्गेन स्टेन से आप स्टेनिंग कर सकते हो। दूसरा, आप कुछ डीएनए चेंजेस अगर आपको देखने हैं तो कुछ इन सीटू टेक्निक्स आप यूज़ में ले सकते हो, या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की एक टेक्निक आती है वो आप देख सकते हो। इसके अलावा इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेन विथ एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर एक्टिव कैस्पेस 3। अब देखिए कैस्पेस 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है। कैस्पेस 3 भी हटाइए, आप ये कह रहे हो कि कैस्पेस टर्म आप एक बार दिमाग में रखिए, पूरे मैकेनिज्म के अंदर आपको ये समझने में काम आएगी कि कैस्पेस को अगर आइडेंटिफाई करना है तो कुछ इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेन जिसको एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी से उनकी स्टेनिंग हो रखी होगी और वो एंटीबॉडी किसके लिए स्पेसिफिक होगी, फॉर द कैस्पेस। उससे अपने को पता चलेगा कि अगर कैस्पेस जो है वो जनरली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, अगर आपके एंटीबॉडी इससे रिएक्ट कर ली, इसका मतलब है कि आपके कैस्पेस क्या एक्टिवेट हुआ हुआ है। अगर एक्टिवेट हुआ हुआ है मतलब आपके अपोप्टोसिस हो रहा है, पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और मेथड आता है फ्लो साइटोमेट्री। टेक्निक्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यहाँ पे मेन बात मेरे को कैस्पेस आपके दिमाग में जाना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ आने वाला है। समझ आई बात। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे बायोकेमिकल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं अपोप्टोसिस में। तो देखिए बायोकेमिकल चेंजेस जो है, एक तो आप कहेंगे कि आपके प्रोटीन क्लीवेज होगा, यानी कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। और ऐसा कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, कैस्पेसिस। मैंने अभी ऊपर बोला कैस्पेसिस बार बार आएगा तो आप दिमाग में रखिए कि कैस्पेसिस जो होते हैं वो प्रोटीन का क्लीवेज करेंगे, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेंगे। अब प्रोटीन का ऐसे ब्रेकडाउन होगा तो उसकी वजह से एक तो प्रोटीन प्रोटीन क्रॉस लिंकेजेस बनेंगे। इसके अलावा ये जो कैस्पेस होता है वो एक और एंजाइम को फर्दर एक्टिवेट करता है जिसका नाम है डीएनएस, कि ये डीएनएस को भी आपके एक्टिवेट करेगा। और डीएनएस अपने को पता है क्या करेंगे, डीएनए का कंडेंसेशन होगा। डीएनए का कंडेंसेशन का मतलब क्या, पिक्नोसिस, क्योंकि न्यूक्लियर कंडेंसेशन का ही मतलब पिक्नोसिस है। अब पिक्नोसिस होने के बाद में फिर क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन अपन ने पढ़ा था, पिक्नोसिस पढ़ा था, फिर अपन ने कैरियर हेक्सिस पढ़ा था, फिर कैरियोलाइसिस पढ़ा था। वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या होगा, पहले पिक्नोसिस फिर कैरियर हेक्सिस यानी कि न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हो गया। फिर क्या होगा कि ये होने के बाद में इसको रिकग्नाइज किया जाएगा, फिर रिमूवल हो जाएगा डेड सेल का बाय द फैगोसाइटोसिस, जो कि कौन करेगा, मैक्रोफेजेस सेल्स करेंगे। इतना अपने को समझ आया। चलिए नेक्स्ट अब आ रहा है अपोप्टोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस। देखिए इसको समझाने से पहले मैं एक बेसिक आइडिया आपको देना चाहता हूँ कि अपन ने कोएगुलेशन पाथवे अपन सबने पढ़ रखा है। आपने अगर कोएगुलेशन पाथवे पढ़ा होगा
तो आपको इतना पता है कि बॉडी के अंदर कोएगुलेशन पाथवे जो होता है वो दो मेथड से हो सकता है, एक इंट्रिंसिक पाथवे चलता है तो एक एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है। और दोनों ही पाथवेज के अंदर क्या होता है कि कुछ कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं और वो क्लॉटिंग फैक्टर्स कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी यही होगा कि कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को आपके एक्टिवेट करेंगे। फाइनली एक कॉमन क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होगा जो कि ब्लड कोएगुलेशन करेगा। इतना आपको पता है, बस यही चीज होगी कि आपके जो अपोप्टोसिस का पाथवे चलेगा उसके अंदर कोएगुलेशन पाथवे में क्लॉटिंग फैक्टर आते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, कैस्पेजेज आएंगे, अलग अलग कैस्पेसेस आएंगे। और वो अलग अलग कैस्पेस जो होंगे वो अलग अलग कैस्पेस को एक्टिवेट करेंगे। इंट्रिंसिक पाथवे में अलग होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे में अलग होगा। फाइनली आपके एक दो कैस्पेसेस आएंगे जो कि दोनों में कॉमन होंगे और वही आपके एक्टिव कैस्पेसेस होंगे और उसकी वजह से आपके क्या होगा, अपोप्टोसिस होगा। एक ओवरव्यू मिल गया। अब आपको ये समझना है कि इंट्रिंसिक पाथवे में कौन से ऐसे कैस्पेसेस आएंगे, एक्सट्रिंसिक पाथवे में ऐसे कौन से कैस्पेसेस आएंगे और कॉमन कैस्पेसेस ऐसे कौन से हैं जो कि एक्टिव फॉर्म होगी कैस्पेसेस एंजाइम की, जिसकी वजह से अपोप्टोसिस होगा। अब आपको खाली नाम समझने, मैकेनिज्म अपने को समझ आ गया। देखिए अब शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जो अपोप्टोसिस का होता है वो टोटल 5 स्टेप्स के अंदर होगा। सबसे पहले तो अपन कह रहे हैं कि आपके इनिशिएशन देखने को मिलता है कि सबसे पहले प्रोसेस शुरू होगा, फिर आपके डेथ सिग्नलिंग पाथवेज का इनिशिएशन होगा। कैसे होगा, इसमें ही आपके एक तो इंट्रिंसिक पाथवे आ सकता है तो एक एक्सट्रिंसिक पाथवे आ सकता है। फिर तीसरे नंबर पे कैस्पेसेस का क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। फिर अपोप्टोसिस का एक्टिवेशन होगा। अपोप्टोसिस का एक्टिवेशन होने का मतलब है कि सेल डेथ यहाँ पे हो जाएगी और सेल डेथ होने के बाद में जो बची हुई चीजें हैं उसका रिमूवल करना है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, फेगोसाइटोसिस होगा, जो कि कौन परफॉर्म करता है, मैक्रोफेजेस परफॉर्म करते हैं। अब देखिए पूरे पांचों आपको प्रोसेसेस समझ आए, पांचों स्टेप समझ आए। अब एक एक करके समझते क्या होगा कि सबसे पहले आपके अपोप्टोसिस स्टार्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत यूं पड़ी क्योंकि सेल जो है उसके सर्वाइवल के लिए कुछ बेसिक सिग्नल्स की जरूरत होती है। अगर वो सिग्नल्स ही रिमूव कर दिए गए, कि उन सिग्नल्स को ही अगर रिमूव कर दिया गया जो कि आपके नॉर्मल सेल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, अगर उन सिग्नल्स का विड्रॉवल कर दिया, रिमूव कर दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोसेस इनिशिएट होगा। सेल को कहीं ना कहीं सिग्नल जाएगा कि भाई जो चीज़ मेरे को चाहिए थी वो मेरे को नहीं मिल रही है, तो अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है, मैं मर जाऊंगा। इंसान को ऐसा नहीं करना, सेल ये कर सकती है कि उसको जो चाहिए वो नहीं मिला तो वो मर सकती है। चलिए अब देखिए, या फिर कोई एक्सटर्नल एजेंट आ जाए। एक्सटर्नल एजेंट में अपन कह रहे हैं कि सेल इंजरी वाले एजेंट्स आ जाए, कि कोई हीट आ गई, हाइपोक्सिया के कंडीशन की, भाई ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, कि इश्कीमिया के कंडीशन की, ब्लड नहीं मिल रहा, तो जो चाहिए था वो ना मिला, और वो ना मिला तो सेल ने कहा कि मैं तो मर रही हूँ। समझ आया, इनिशिएशन तो हो गया। अब देखो अपने को क्या करना है, डेथ सिग्नलिंग पाथवेज का इनिशिएशन करना है, और वो अपन कह रहे हैं दो मेथड से हो सकता है। अपन ने पहले ही कहा कि कैस्पेसेस जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। अब कैस्पेसेस का एक्टिवेशन दो प्रोसेस से हो सकता है, एक इंट्रिंसिक पाथवे से हो सकता है तो एक एक्सट्रिंसिक पाथवे से हो सकता है। पहले मैंने कह दिया इंट्रिंसिक में कुछ कुछ कैस्पेसेस आएंगे, फाइनली एक दो कैस्पेस आपके क्या होंगे, कॉमनली एक्टिवेट होंगे। एक्सट्रिंसिक में भी कुछ कुछ कैस्पेसेस आएंगे, फाइनली आपके एक कैस्पेस एक्टिवेट होगा, फर्दर आपके क्या होगा, प्रोसेस चलेगा। अब देखिए इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है वो सेल डेथ रिसेप्टर इनिशिएटेड होता है। ये अपन समझेंगे, अभी खाली एक बार टर्म समझ लीजिए। अभी इंट्रिंसिक पाथवे में अपन कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे क्यों हो रहा है, इंट्रिंसिक पाथवे कभी होगा, इंट्रिंसिक पाथवे होगा अगर माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी बढ़ गई तो। होता क्या है कि जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको अपन साइटोक्रोम सी कहते हैं। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज अपन सबने सुना है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह के अंदर इसका रोल होता है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि जनरली माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन की एक परमिएबिलिटी होती है और वो इस साइटोक्रोम सी को माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर नहीं जाने देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी अगर बढ़ गई तो साइटोक्रोम सी जो है वो आपके क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जाने लगेगा। इतना समझ आया। और साइटोक्रोम सी अपन ने अभी बोला कि इंटेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जरूरी है। अब साइटोक्रोम सी जैसे ही बाहर जाने लगेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग गड़बड़ा जाएगी, और माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग जैसे ही गड़बड़ा जाएगी अपोप्टोसिस का इनिशिएशन हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि साइटोक्रोम सी जो है वो अपन ने कहा कि जनरली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो कैसे रहता है, कौन से मैकेनिज्म है जो कि आपके साइटोक्रोम सी के रेगुलेशन के लिए जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक तो है एंटी अपोप्टोटिक बीसीएल फैमिली, एक है प्रो अपोप्टोटिक बीसीएल फैमिली, एक है बीसीएल फैमिली विथ BH3 ओनली डोमेन्स। अब देखिए
यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि डोमेन्स क्या होते हैं। डोमेन्स अपन देखें कि जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन चेन है, प्रोटीन चेन के एक स्पेसिफिक रीजन या सेगमेंट को, जिसका खुद का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और एक फंक्शन है, यानी कि एक स्पेसिफिक, या आपके समझो कि पूरा प्रोटीन चेन है, समझो, और ये सपोज आपके एक स्पेसिफिक रीजन है प्रोटीन चेन का, जिसका खुद का एक स्ट्रक्चर है, एक 3D स्ट्रक्चर है, यानी कि आपके टर्शियरी स्ट्रक्चर है, और एक स्पेसिफिक फंक्शन है, उससे अपन डोमेन कहते हैं। और ये जो डोमेन होते हैं वो मेनली आपके अपोप्टोसिस के केस में 4 तरीके के हो सकते हैं: BH1, BH2, BH3 और BH4। अब देखो, BH1 और BH2 जो है वो आपके प्रो अपोप्टोटिक जीन्स में भी प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो अपोप्टोसिस कराते हैं उनमें भी होंगे, जो एंटी अपोप्टोटिक जीन्स होंगे उनमें भी होंगे। BH1 और BH2 दोनों में कॉमन है। लेकिन जो BH3 होता है वो आपके क्या होगा कि आपके सिर्फ प्रो अपोप्टोटिक जीन के अंदर ही होगा, और BH4 जो है वो सिर्फ एंटी अपोप्टोटिक जीन में होगा। मतलब मेन डिफरेंस कहाँ आ रहा है, BH3 या BH4 में आ रहा है। ठीक है, समझ आई चीज। तो BH1 और BH2 तो एंटी अपोप्टोटिक प्रो अपोप्टोटिक दोनों में है, BH3 जो है वो आपके प्रो अपोप्टोटिक के अंदर है, BH4 जो है वो सिर्फ एंटी अपोप्टोटिक में। इतना समझ आया। यही चीज कह रहे हैं कि यहाँ पे एंटी अपोप्टोटिक BCL फैमिली के कुछ जीन्स आएंगे जिसमें क्या होगा, BH4 डोमेन होगा, यानी कि जो आपके अपोप्टोसिस को क्या करते, फेवर नहीं करते, अपोप्टोसिस नहीं होने देंगे। इसमें एग्जांपल क्या क्या आ सकते हैं, BCL2, BCL-XL, MCL1। BCL2 का एग्जांपल आप याद रखिएगा। तो ये क्या करेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर अपोप्टोसिस नहीं करवाना चाहते, मतलब साइटोक्रोम C का जो लीकेज होता है वो नहीं होने देंगे, दे प्रिवेंट, क्योंकि अपोप्टोसिस नहीं करवाना है तो साइटोक्रोम C को बाहर नहीं जाने देना, तो दे प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन टू द साइटोप्लाज्म। ये समझ आई चीज। अब देखो, यही अगर अपन देखें कि BCL फैमिली के प्रो अपोप्टोटिक जीन्स की बात करें, अब अपन ने पहले कह दिया कि इसके अंदर BH1 भी होगा, BH2 भी होगा। यहाँ पे भी अगर BH4 है ना तो BH1 भी इनमें होता है, BH2 भी होता है एंटी अपोप्टोटिक में भी, लेकिन BH3 नहीं होगा, BH4 होता है। यहाँ पे क्या है, BH1 BH2 यहाँ पे भी होगा, और एक BH3 डोमेन भी होगा प्रो अपोप्टोटिक BCL फैमिली के अंदर। ये डोमेन्स क्या अपन ने पहले ही बोल दिया कि स्पेसिफिक आपके स्ट्रक्चर और फंक्शन होंगे, तो अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग अलग फंक्शनिंग के बिहाफ पे आपके ये 4 डोमेन्स है, BH1, BH2, BH3 एंड BH4। समझ आई जी। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं, प्रो अपोप्टोटिक के बैक्स और बैक दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने, जिनके अंदर BH1, BH2 और BH3 डोमेन तीनों प्रेजेंट होंगे। और ये क्या कर रहे हैं, प्रो अपोप्टोटिक, यानी कि अपोप्टोसिस को फेवर कर रहे हैं। अपोप्टोसिस को फेवर करने का मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन उसका रिलीज होगा वही चीज है, दे कॉजेज द लीकेज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब एक आता है BCL फैमिली जिनके अंदर सिर्फ BH3 डोमेन्स होगा। BH3 डोमेन्स का मतलब है कि इनमें BH1 भी नहीं होगा, BH2 भी नहीं होगा, और BH4 भी नहीं होगा। BH4 तो ऑब्वियस बात है होगा ही नहीं अगर BH3 आ गया तो। और BH3 अपन ने क्या कहा कि आपके प्रो अपोप्टोटिक होते हैं, यानी कि अपोप्टोसिस करवाते। इसके एग्जांपल में BAD, BIM और BID आते हैं। ये एग्जांपल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, BH3 डोमेन्स नाम की खाली एक चीज होती है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल में आपके प्रो अपोप्टोटिक और एंटी अपोप्टोटिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवेज के बीच में बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, अपोप्टोसिस करवा रहे हैं, ये अपोप्टोसिस नहीं करवा रहे हैं, या आपके अपोप्टोसिस करवा रहे हैं, और दोनों के बीच में बैलेंस करवाने का काम आपके BCL फैमिली विद BH3 ओनली डोमेन्स आएंगे। ये इंट्रिंसिक पाथवे की बात है। अब बात आती है एक्सट्रिंसिक पाथवे की। देखिए, एक्सट्रिंसिक पाथवे कभी होगा जब बाहर से कोई सिग्नल मिला सेल को और अपोप्टोसिस इंड्यूस करवाना है। और बाहर से सिग्नल कभी मिलेगा, जैसे ये सेल है, अब इस सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर अपन देखेंगे, सपोज ये आप समझिए कि ये एक सेल है और ये सेल की मेम्ब्रेन है। अब इस सेल मेम्ब्रेन पे अपन देखेंगे क्या होंगे, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे या कुछ लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, और इन रिसेप्टर्स या लिगेंड्स को अपन डेथ रिसेप्टर्स या डेथ लिगेंड्स कहेंगे। अब क्या होगा कि भाई बाहर से कोई सिग्नल आया, ये रिसेप्टर पहचान जाएगा कि भाई सेल, ये जो सिग्नल आ रहा है वो ये कह रहा है कि भाई सेल को अब खत्म करना है, सेल को मारना है, यानी कि अपोप्टोसिस करवाना है। ठीक है, तो वही चीज है कि आपके सेल डेथ रिसेप्टर इनिशिएटेड, कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में बाहर से सिग्नल आएंगे और सेल डेथ रिसेप्टर्स जो होंगे वो इनिशिएट हो जाएंगे, और वो डेथ रिसेप्टर्स आपके सेल मेम्ब्रेन पे होंगे, उनका एक्टिवेशन होगा, या डेथ लिगेंड्स होंगे उनका एक्टिवेशन होगा सेल मेम्ब्रेन पे, जिसकी वजह से आपके अपोप्टोसिस होगा और सेल डेथ हो जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स इसमें क्या क्या आ सकते हैं, तो एक तो टाइप 1 TNFR, आर यहाँ पे रिसेप्टर है, आपके आर रिसेप्टर है। TNF अपन कह रहे हैं कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर 1 रिसेप्टर
जो होता है वो एक आपके क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे का रिसेप्टर है। एक ये नाम याद रखना है। एक फास एस आता है CD95, ये है एक फास एल, ये एक लिगेंड है, ये एक रिसेप्टर है। और अगर फास एस और फास एल दोनों मिल जाते तो एक अडेप्टर प्रोटीन बनाते हैं, और ये दोनों मिलके आपके स्टिमुलेट करते हैं FADD इन साइटोप्लाज्म। FADD क्या होता है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। यहाँ पे भी अपन वही कह रहे हैं कि डोमेन अपन ने पहले बोल दिया क्या है, प्रोटीन का एक सीक्वेंस है। इसके स्पेसिफिक सीक्वेंस अपन ले रहे हैं अमीनो एसिड्स का, जिसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन है। तो वही चीज़ है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन्स है, जो कि आपके क्या करेंगे, कैस्पेस के कैस्केड को आपके एक्टिवेट करेंगे। समझ आया बात कि यहाँ पे अपने को क्या समझ आ रहा है कि देखिए इंट्रिंसिक पाथवे में आपके कुछ क्या होंगे, प्रो अपोप्टोटिक BCL फैमिली के जीन्स है, जिसमें अपन कह रहे हैं कि आपके बैक्स और बैक आएंगे इंट्रिंसिक पाथवे में। तो ये बैक्स और बैक जाके क्या करेंगे, कुछ कैस्पेसेस का एक्टिवेशन करेंगे, और वो कैस्पेसेस जो है फर्दर एक कॉमन कैस्पेसेस जो आते हैं वहां तक अपना काम करेंगे इंट्रिंसिक पाथवे में। अब यहाँ पे कुछ अलग कैस्पेसेस एक्टिवेट होंगे इंट्रिंसिक पाथवे में। वैसे ही एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या हो रहा है कि जो फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन है, ये याद रखना है, वो क्या करेंगे, वही बात है, वापस से कुछ कैस्पेसेस का एक्टिवेशन करेंगे, कुछ अलग कैस्पेसेस का एक्टिवेशन करेंगे, और फाइनली एक कुछ कॉमन कैस्पेसेस आएंगे, 2 कॉमन कैस्पेसेस आएंगे, उसका एक्टिवेशन करेंगे, जिसकी वजह से अपोप्टोसिस होगा। इतना समझ आया कि इंट्रिंसिक पाथवे में एक्टिवेशन कौन कर रहा है, बैक्स और बैक कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके BH3 डोमेन आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एक्सट्रिंसिक के अंदर आपके FADD कर रहे हैं, जो कि फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन है। ये अपने को समझ आया, इतना समझ आया। अब कैस्पेसेस का एक्टिवेशन करना है। देखिए कैस्पेस का एक्टिवेशन माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे यानी कि आपके इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर कौन करेगा कि साइटोक्रोम C जो है वो आपके अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर APAF1 से आपके क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, जिसकी वजह से वो मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको अपन कहते हैं अपोप्टोसोम। और ये जो अपोप्टोसोम होते हैं वो सबसे पहले कैस्पेस 9 का क्लीवेज करेंगे। मैंने कहा कुछ कुछ कैस्पेसेस आएंगे, तो कैस्पेस 9 का क्लीवेज कर दिया, कैस्पेस 9 का ब्रेक डाउन कर दिया, जिसकी वजह से कुछ एक्टिवेटेड प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे वही डेथ रिसेप्टर पाथवे के अंदर यानी कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में वही फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन जो है वो कैस्पेस 10 से, यहाँ पे देखिए कैस्पेस 9 आया, वही है, यहाँ पे कैस्पेस 10 आया, कैस्पेस 10 जो है क्या एक्टिवेट कर रहा है, कैस्पेस 8 एक्टिवेट कर रहा है। समझ आई चीज। तो मैंने क्या कहा था कि इंट्रिंसिक पाथवे में कुछ कैस्पेसेस आएंगे, एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी कुछ कैस्पेसेस आएंगे। इंट्रिंसिक में कौन आया, कैस्पेस नंबर 9, और जो आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे उसमें कैस्पेस नंबर 10, जिसने आपके कैस्पेस नंबर 8 को एक्टिवेट करा। इतना समझ आया। अब देखो इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर भी इस पूरे काम को रोकने के लिए कुछ इनहिबिटर्स हो सकते हैं, और वो जो इनहिबिटर्स है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। वैसे एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी कुछ इनहिबिटर्स हो सकते हैं, जिसमें एक एग्जांपल आता है फ्लिप प्रोटीन्स। ये जो फ्लिप प्रोटीन्स होते हैं वो आपके फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन लाइक इंटरल्यूकिन्स होते हैं, कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं। कुल मिला के आपके ये जो है फ्लिप प्रोटीन्स, ये क्या कर सकते हैं कि इसको रिजेम्बलेंस कर सकते हैं, इसका कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी कि आपके फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन लाइक इंटरल्यूकिन 1 बीटा कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं, और ये एक तरीके के इनहिबिटर्स हैं। नाम याद रख लो, फ्लिप प्रोटीन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है कि अपोप्टोसिस के एक्टिवेशन के बाद दोनों के अंदर आपके क्या हुए, कुछ कुछ कैस्पेसेस एक्टिवेट हुए। आपके इंट्रिंसिक के अंदर 9 वाला एक्टिवेट हुआ, इसके अंदर 8 एंड 10 वाला एक्टिवेट हुआ। अब कुछ कुछ आपके कैस्केड ऑफ कैस्पेसेस एक्टिवेट होते रहेंगे कि भाई ये भी कुछ कुछ कैस्पेसेस एक्टिवेट करेगा, ये भी कुछ कुछ कैस्पेसेस एक्टिवेट करेगा। फाइनली एक एक्टिव फॉर्म जो होगी कैस्पेसेस एंजाइम की वो एक्टिवेट होगी, और वो है कैस्पेस 3 एंड कैस्पेस 6। मैंने पहले ही कहा कि 2 कैस्पेसेस जो कि आपके दोनों के कॉमन पाथवे होंगे कि भाई इंट्रिंसिक भी चल रहा था टक 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 टक, एक्सट्रिंसिक भी चल रहा था टक 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 टक, दोनों ने मिलकर एक कॉमन कैस्पेसेस एक्टिवेट किया, जो कि कैस्पेस नंबर 3 और कैस्पेस नंबर 6 है। ये जो कैस्पेसेस है वो एक्टिव फॉर्म है, ये अब अपोप्टोसिस करेंगे। यही आपके सेल्स के अंदर प्रोटीलाइसिस करेंगे, यानी कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेंगे, क्रोमेटिन का क्लम्पिंग करेंगे, यानी कि आपके क्रोमेटिन मटेरियल का ब्रेकडाउन करेंगे, साइटोस्केलेटल डैमेज करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज करेंगे, मेम्ब्रेन डैमेज करेंगे, पूरी की पूरी सेल आपके खत्म कर देंगे, यानी कि अपोप्टोसिस कौन करेगा, फाइनली कैस्पेस 3 एंड कैस्पेस 6, जो कि आपके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों के लिए कॉमन है। बट इंट्रिंसिक पाथवे में इनका एक्टिवेशन कैसे हुआ, कैस्पेस नंबर 9 से, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैसे हुआ, 10 से 8 से फर्दर कुछ आपके कैस्पेसेस चले, और फिर आपके क्या हुआ, कैस्पेस 3 और कैस्पेस 6 एक्टिवेट हो गए। ठीक है भाई, अपोप्टोसिस हो गई, सेल की डेथ हो गई। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपके जो डेड सेल्स है उसका रिमूवल कैसे होगा, तो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से होगा। अब फैगोसाइटोसिस होगा कैसे, ऑब्वियसली बात है कि भाई मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस देखेगी कि भाई डेड सेल है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि मैक्रोफेजेस देखेगी कैसे, उसको सिग्नल कैसे मिलेगा, उसको सिग्नल मिलेगा 2 चीजों से। एक तो आता है फॉस्फेटिडाइल सीरीन से, किससे,
फॉस्फेटिडाइल सीरीन से, जो कि आपके अपोप्टोटिक सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पे प्रेजेंट होता है। और ये जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन होता है वो मैक्रोफेज आपके रिकग्नाइज कर लेगी। भाई सपोज ये सेल थी, अब ये सेल की क्या हो गई, डेथ हो गई, ये अब सेल है, ये एक अपोप्टोटिक सेल है, सब कुछ खत्म हो गया। अब इसकी सेल मेम्ब्रेन पे क्या है, फॉस्फेटिडाइल सीरीन है। अब यहाँ पे एक मैक्रोफेजेज आई, वो देखेगी कि भाई यहाँ पे तो फॉस्फेटिडाइल सीरीन प्रेजेंट है, तो वो देखते गए कि अच्छा ये सेल मर गई है, मतलब ये मेरे को खानी है, तो मैक्रोफेज आएगी और इसको खा जाएगी, यानी कि फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। ऐसे ही अपन देखें कि क्या होता है कि कुछ अपोप्टोटिक बॉडीज जो होती है वो आपके क्या होता है, थ्रोम्बोस्पॉन्डिन से कोटेड होती है, उनकी कोटिंग थ्रोम्बोस्पॉन्डिंग से हो जाती है। और ये जो थ्रोम्बोस्पॉन्डिंग होता है वो भी रिकग्निशन में हेल्प करता है कि भाई आपके अपोप्टोटिक बॉडी है, यहाँ पे थ्रोम्बोस्पॉन्डिंग प्रेजेंट है, और सपोज आपके कोई फेगोसाइटिक सेल आई, उसने देखा कि यहाँ पे थ्रोम्बोस्पॉन्डिन प्रेजेंट है, वो देखते ही समझ जाएगा मतलब इस सेल का क्या हुआ है, अपोप्टोसिस हुआ है, वो इसको खत्म कर देगा। और इसको खत्म करने का मतलब इसका रिमूवल कर देगा, जो आपके क्या होगा कि डेड सेल जो है उसका रिमूवल हो जाएगा। और इस तरीके से अपोप्टोसिस का पूरा प्रोसेस चलता है। समझ आई चीज। अब यही चीज आपको इस फ्लो चार्ट के अंदर दे रखी है, ये जब आप नोट्स पढ़ेंगे तब आप ये फ्लो चार्ट देखिएगा, पूरी चीज आपको शॉर्ट में दे रखी है, बाकी मैंने पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए गाइस, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि आपके जो डिफरेंसेस है अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में, और इसके अलावा जो अपोप्टोसिस के वेरिएंट्स हो सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। सो गाइज, इफ यू फाउंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर भी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।